So, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic atomic structure. हम लोग पे आज थर्ड लेक्चर देख रहे हैं. लास्ट टू लेक्चर में सबसे रिसेंट हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मॉडल. हम लोग स्टार्ट कर चुके थे जिसमें फर्स्ट एटॉमिक मॉडल में आपको जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जिसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं. उससे पहले आप बात करोगे तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल देख चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा चुका हूं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ा चुका हूं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा चुका हूं और उस पर देख चुके थे कि फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्ज क्वांटाइज है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बता चुका हूं. तो आइए हम लोग आज से एटॉमिक मॉडल थॉमसन ज्यादा कुछ था नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आइए हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसको आप सब लोग जानते हैं 8th 9th 10th में ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल पे एक्स अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था और इस उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था एंड देयर बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया था जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं. तो हेडिंग डालिए सेकंड टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल या इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. दो ही चीज अगर बुक में पढ़ोगे तो इनका ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन है, लेकिन मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप बताता हूं क्या था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सेटअप, फिर आपको समझ में आना. उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट किया था और उन्होंने ये ऑब्जर्व देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफिएशन गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर रहे थे. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल एंड वेरी फ्यू 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने से पाथ से क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे. मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं उन्होंने क्या किया. एक्सपेरिमेंट सेटअप, एक्सपेरिमेंट सेटअप की बात करोगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव. तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं आपको पता है वो बेसिकली क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन उसमें से होता है, अल्फा बीटा गामा इमिशन करते हैं. तो इससे क्या होगा कि ये जो रेडियो, तो इससे पार्टिकल क्या करेगा, इमिट करेगा. चारों तरफ मेटल का मैंने बॉक्स लिया है जो इससे इमिशन चारों तरफ नहीं है तो इससे आगे की तरफ इमिशन जाएगा. तो अगर आप चाहते हो कि जो रे अल्फा पार्टिकल पे बम्बार्डमेंट हो तो वो एक इंटेंसिटी से जाए ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एक मेटल स्लिट से पास करा देते हैं. ये अपना क्या है, मेटल स्लिट. तो इससे कोई एक रे निकला और ये गोल्ड, ताकि ये स्ट्रेट पाथ में, इसलिए हम इसको मेटल स्लिट से पास करा रहे हैं. अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल से इसको पास कर रहा हूं. गोल्ड, मैंने क्या किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल को किसी इंसुलेटेड बॉक्स में लिया, मतलब हार्ड मेटल की क्या लिया, मतलब थिक मेटल का क्या लिया, बॉक्स लिया, जिससे ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल को लिया जो ये अल्फा बीटा ये इमिट करेगा. इसको मैंने एक मेटल स्लिट से पास कराया. क्यों मेटल स्लिट से पास कराया, ताकि ये एक स्ट्रेट पाथ पे ये रे निकले, वही अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराए. अब इससे जो अल्फा पार्टिकल लेकर रहे थे, इधर में लेता हूं एक में मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन, मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन. अब इस मूवेबल स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूं, जेडएनएस की कोटिंग कर दे रहा हूं. इसमें कोटिंग ऑफ जेडएनएस, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये जेडएनएस, ये क्या करेगा, क्रिएट फ्लोरोसेंस. आपने कैथोड रे के में और एनोड रे के भी उस पे, मतलब मैंने क्या किया था, एनोड के पीछे वाले सरफेस को जेडएनएस का कोटिंग किया था. क्यों, ताकि ये रे इस पे कोलाइड करे तो पता चले कि रे के पाथ पे डेविएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो जब इस रे को पास कराओगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपने स्ट्रेट पाथ को जा रहे थे, अपने स्ट्रेट पाथ को जा रहे थे. और ये जो अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे, इसको बोलते हैं थीटा. ये थीटा 1 थीटा 2. थीटा बेसिकली क्या है, तो थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ
एंगल ऑफ डेविएशन। सेटअप यही था, उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ये जो रेडियो मटेरियल है ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को मैंने एक थिक मेटल स्लीट से पास कराया ताकि स्ट्रेट लाइन में जाए। तो जब उसको मैंने गोल्ड फॉइल से पास कराया तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपने स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट करते हैं, और बहुत कुछ अल्फा पार्टिकल अपने सेम पाथ से डेविएट करते हैं। और इस अल्फा पार्टिकल के लिए आप थीटा करोगे तो थीटा होगा 180, जो वेरी वेरी लेस नंबर है इसका। यही एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने यहां से यही ऑब्जर्व किया कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट करते हैं, एंड 20,000 में समझो ना एक बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने सेम पाथ से डेविएट करते हैं, बाकी वो सेम पाथ पे गोल्ड फॉइल से ट्रेवल करते हैं विदाउट एनी डेविएशन। तो कितने, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा कब होंगे, स्मॉल एंगल पे होगा या लार्ज एंगल पे होगा, तो जितना ज्यादा लार्ज एंगल होगा उस अल्फा पार्टिकल का नंबर क्या होगा, कम होगा। और अल्फा पार्टिकल एंगल ऑफ डेविएशन जितना कम होगा उस केस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं, एक और पॉइंट यहां पे मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल deviation, number of alpha particle deviated is inversely proportional to theta। अब देखो ना, ये सब जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं इनके लिए थीटा की वैल्यू क्या है, कम है, थीटा कम है तो इनका नंबर ज्यादा। तो वैसे अल्फा पार्टिकल जो 180 से आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन 180 का है ना, इसका देखो बहुत ही कम है। तो दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सिंपल से क्या कराया था, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया था। लेकिन जानते इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको एक और नाम से बोलते हैं, मैं लिख देता हूं कहीं पे, यहीं पे लिख देता हूं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी सेटअप को बोलते हैं। एक सेंटेंस लिखना आप, देखना इसमें, रदरफोर्ड bombarded thin foil of gold with alpha particle, and observe the following, अब डैश देकर के समझना, and observe the हम लिखेंगे। उससे पहले आप अल्फा पार्टिकल समझो, अल्फा पार्टिकल बोलते कैसे हैं। जैसे अब लोग बोलते हैं तो अल्फा पार्टिकल, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं पता होता अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज क्या है, मास क्या है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब हुआ He+2, हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4, तो चार्ज 2 यूनिट का होता है और मास 4 यूनिट का होता है, He2N4। तो अगर चार्ज की मैं बात करूं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। चार्ज किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो ये 4 AMU होगा। और आपको पता है मास अगर केजी में लाएंगे तो 1 AMU = होता है 1.67 × 10⁻27 kg। आप समझ गए। तो अल्फा पार्टिकल की मास की बात करोगे तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.4, इसका मास हो जाएगा बेटा into 10⁻27 kg, दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब हीलियम के प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो, तो He+2 को बोलते हैं, इसका चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, एंड मास 4 AMU, और 1 AMU 1.67। अगर आप एक्यूरेट वैल्यू लिखोगे तो ये 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होगा। अब अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया।
अब हम लोग यही चल रहा था, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब इस फॉलोइंग में पॉइंट नंबर 1 लिखना, पहला पॉइंट लिखना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लिखना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखना 99%, 99% without any deviation passes the gold foil without any deviation, particle passes the gold foil without any deviation. Point number 2 लिखना, very लिखना, very few alpha particle, very few alpha particle deviated through a small angle, very few alpha particle deviated through a small angle, and very few, third point, and very few, पहला मैंने कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस द गोल्ड फोइल विदाउट एनी डेविएशन, सेकंड पॉइंट मैंने कहा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल deviated through a small angle from their original path, and very few, ब्रैकेट में लिखना 1 in 20,000, 1 in approximately 20,000 deviated from their original path, या deviated, यस लिखना, deviated or return back on their same path, return back on their same path, रिटर्न बैक ऑन देयर सेम पाथ या ओरिजिनल पाथ, और उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये 3 ऑब्जर्व पॉइंट किया और उस 3 ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, और उसी कंक्लूजन को हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। आप इस सेटअप को एक रफ स्केच डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो, क्योंकि मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैं ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड डायग्राम बनाता हूं जो आपके बुक में गिवन है। ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड आइए हम लोग डायग्राम एक में दिखा देता हूं ताकि मैं कंक्लूजन आपको बता दूं तो आपको समझ में आए। एटम है, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, तो ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से सीधा जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के क्लोजर आ रहे हैं, ये स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं, और पास तो जैसे जैसे क्लोजर आएंगे उनका एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा। पार्टिकल जिस पाथ से जा रहे थे ये उसी पाथ से रिटर्न बैक आ रहे हैं, यही तो था, और बुक में यही डायग्राम होता। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे रदरफोर्ड ने कहा, इसी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया, कंक्लूजन, जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। अब आइए इसी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे हम लोग 1 बाय 1 कंक्लूजन कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा, पहला कंक्लूजन नंबर 1 लिखना, कंक्लूजन नंबर 1, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी, एटम के अंदर ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी है, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन को क्या करते हैं, सफर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, there should be some hard, there should be some hard positively charged, there should be some hard positively charged dense material या dense object present at the center of atom, present at the center of atom, alpha particle and alpha particle closer to this center, and alpha particle closer to this center will feel a repulsion, will feel a repulsion। उन्होंने सेकेंड पॉइंट कहा कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट है, जिसके करीब अल्फा पार्टिकल अगर जाएगा, जिसके नियर बाय अल्फा पार्टिकल आएगा तो वो रिपल्सन फील करेगा। Rutherford named this hard positively object as nucleus. Rutherford named this hard positively object as a nucleus, where proton and neutron are present, where proton and neutron are present, proton and neutron are present, and last point मैं कह रहा हूं लिखना, अल्फा पार्टिकल
alpha particle straight through nucleus, alpha particle straight through nucleus is deviated या return back to their original path, return back to their original path, and they will feel maximum repulsion, and they will feel maximum repulsion. तो यही चार कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दिया। सबसे पहला बात उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन, आप एकदम नोट करके लिखना कॉपी पे, मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली ही होता है। सेकंड उनकी जो थ्योरी थी उन्होंने ये कहा, सेकंड पॉइंट, देयर आर सम डेंस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट present at the center of atom where alpha particle closer to this center they will feel repulsion. तो अल्फा पार्टिकल आप पढ़ चुके हो, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होता है, तो कहीं ना कहीं सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस, इससे पता चल रहा था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। बाद में रदरफोर्ड ने उसी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को न्यूक्लियस नाम दिया था और कहा था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने कहा था अगर वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू न्यूक्लियस आएगा तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्सन से फील करेगा और वो 180 से डेविएट करेगा। इतने तक बात समझ में आई? तो रदरफोर्ड के टाइम में ही रदरफोर्ड ने कहा कि एवरी एटम हैविंग टू पार्ट, अगर मैं लिखूं तो एटम हैविंग टू पार्ट्स, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पार्ट्स और दूसरे को बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। न्यूक्लियर पार्ट इज द दोज पार्ट ऑफ एटम वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। तो यहां पे जो पार्टिकल होंगे उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो है जो प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, present outside the nucleus where electrons are present। और जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्बिट एनर्जी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल। तो अगर मैं एक डायग्राम से दिखा दूं इसको, तो ये आपका एक एटम है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा और ये एनर्जी सेल है या इसी को बोलते हैं ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया, वो ऑर्बिट न्यूक्लियस तक आ गए, लेकिन थॉमसन ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। तो मैंने कहा था ना कि हर एक एटॉमिक मॉडल का जो रीजन क्यों फेल्योर हुआ वो अगले थ्योरी से समझ में आएगा। तो रदरफोर्ड पढ़ने के बाद अब पता चलता है कि जे थॉमसन का ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल बात कही थी कि एटम न्यूट्रल है, तो एटम को पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर उन्होंने ले लिया और इलेक्ट्रॉन क्या बोला उसमें इन्वेडेड है। लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके काफी कुछ हम लोगों से एक्सप्लेन किया। तो बात आती है कि रदरफोर्ड की थ्योरी से हम सीखते क्या है, और लोग जनरली, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, लोग जनरली बोलते हैं रदरफोर्ड थ्योरी यहीं पे खत्म कर गई। अब मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूं जो रदरफोर्ड थ्योरी पे बेस्ड है। एक तो उन्होंने साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रिजल्ट, अब आइए हम लोग देखते हैं रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें पहला रिजल्ट मैं बताता हूं एटॉमिक रेडियस या न्यूक्लियस का रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा। इसको क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ एटम, और इसको क्या कहोगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एक को बोलोगे रेडियस ऑफ एटम, दूसरे को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और जो रेडियस ऑफ एटम होता है ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के रेंज में होगा। जो रेडियस ऑफ एटम होगा वो 10⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के रेंज में। ध्यान से देख, ये रदरफोर्ड के टाइमिंग होता है कि रेडियस ऑफ, अगर इसको मीटर में ले आओगे तो मीटर में ये वैल्यू आपकी बेटा हो जाएगी सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। अब आपको पता है किसी भी स्फीयर का, एटम तो बेसिकली स्फेरिकल नेचर है ना, हम लोग डायग्राम में सर्कुलर देखते हैं, तो जो भी एटम है वो स्फीयर नेचर का होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ
एटम, जिसको भी एटम लिख दूं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू अगर मीटर में डालोगे तो मीटर का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π/3 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ एटम। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू डाल दो 10⁻⁻15 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा, जब इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा 4π/3 इंटू 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं ले लूं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4π/3 इंटू 10⁻30 अपॉन 4π/3 इंटू 10⁻⁻45। ऊपर भी मीटर क्यूब बेटा, नीचे भी मीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻15। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एटम जो है ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के 15 टाइम्स होगा। तो मैं कह सकता हूं जो वॉल्यूम ऑफ एटम है ये 10⁻15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बराबर। तो आप इससे अगर देखोगे तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो 10⁻15 टाइम्स एटम के साइज से छोटा होता है। तो सोचो न्यूक्लियस कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कितना डेंस होगा। तो ये एक रेशियो हम लोग को पता चल जाता है कि रेडियस साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ। दूसरा हम लोग देखते हैं कि किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर पता है, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट पता है, तो उसका रेडियस कैसा होगा, मतलब रेडियस ऑफ एनी एटम। रिजल्ट नंबर 2 ये आप लिख लो, फिर सेकंड लिखना रिजल्ट। मैं बात करूं रेडियस ऑफ एनी एटम, तो किसी भी एटम का जो रेडियस होगा ये होगा r इक्वल टू r नॉट a रेज टू पावर 1/3। r इक्वल टू r नॉट a रेज टू पावर 1/3, वेयर r क्या है रेडियस ऑफ एटम, ए क्या है जिसको आप बोलते हो मास नंबर, और आर नॉट क्या है, तो आर नॉट क्या है कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻13 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻13। आर की जो वैल्यू होती है ये 1.1 इंटू 10⁻13 टू 1.4 इंटू 10⁻13, और ये सेंटीमीटर में होती है। किसमें होती है सेंटीमीटर में। और जनरली हम लोग जो वैल्यू यूज करते हैं ये हम लोग यूज करेंगे कॉमनली 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ये वैल्यू यूज करेंगे आर नॉट की। तो किसी भी एटम का अगर मास नंबर आपको पता है तो उससे आप उसका रिस्पेक्टिव रेडियस निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मल कहूं कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम एटम का क्या कह रहा है रेडियस निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एल्युमिनियम की बात कर लो, सिंबल एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक वेट कितना होता है 27, आप ये जानते हो। तो एल्युमिनियम का ए कितना हो गया 27, रेडियस निकाल लो, r इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3, क्यूब रूट को बोलते हैं 1/3। तो r नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू रूट क्यूब ऑफ 27। तो रूट क्यूब ऑफ 27 कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखोगे या तो आप इसको ऐसे लिख लो 27 टू द पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 3⁻3 पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3:1/3 कितना हो जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, दैट इज योर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। तो पहला उन्होंने क्या किया, एक रिलेटिव रेशियो दिया न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ एटम में, फिर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 टाइम्स का डिफरेंस होता है।
जो सेकंड हम लोगों ने देखी, जो सेकंड बात की, वो देखा किसी भी अननोन मेटल का रेडियस कैसे निकाल सकते हो। तो इसी के लिए फॉर्मूला दिया R इज टू आर नॉट, और जो मैं बॉक्स में बना दे रहा हूं बेटा, ये आपका फॉर्मूला, आप इसको लिखते रहेंगे। तो R इज टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, वेयर आर नॉट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोग लेंगे 4/3 इंटू 10⁻⁻13। ए क्या है? मास नंबर, या हम लोग इसी को एटॉमिक वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? एटॉमिक वेट। और आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हो। यहां तक समझ में है ना? आइए रिजल्ट नंबर थर्ड लिखिए इसमें एक लाइन। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattering at an angle theta, number of alpha particle scattering at an angle theta is inversely proportional to alpha particle scattering at an angle of theta is inversely proportional to fourth power of sin theta by 2, fourth power of sin theta by 2। मैंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पे स्कैटर डेविएट हो रहे हैं, स्कैटरिंग मतलब डेविएशन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एंगल थीटा, वो साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ साइन थीटा बाय 2। अब मैंने यही कहा था, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कौन से अल्फा पार्टिकल का नंबर ज्यादा होगा, जिनका एंगल ऑफ डेविएशन कम या एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। तो जिनका एंगल ऑफ डेविएशन कम, उस अल्फा पार्टिकल का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिस अल्फा पार्टिकल का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, उसका नंबर कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कितना होगा, उसी के लिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा, थीटा दैट इज नंबर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन है, और एन क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और थीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ साइन थीटा बाय 2। मैं इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि ये यूज करना आपको आ जाए। एक क्वेश्चन लिखना, लिखा इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattering at an angle 60 degree, if number of alpha particle scattered at an angle of 60 degree are 1/112 per minute, are 1/112 per minute, then calculate number of alpha particle which are scattered at an angle of 90 degree. Calculate number of alpha particle which are scattered per minute at an angle of 90 degree. सिंपल कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो 60 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनका अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 60 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसका नंबर 112 है, 112 पर मिनट है। तो कह रहा है कितना अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे पर मिनट स्कैटर्ड करेगा। यही तो आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं, तो पहला करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो इस केस में जो नंबर है वो कितने एंगल थीटा पे? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 60 बाई 2 2 टू द पावर 4। यही तो है रूल। वैल्यू पुट करना देखो, तो इसका नंबर कितना है? 1/112 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन 60 बाई 2। तो साइन 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो कितना हो जाएगा? 16। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो साइन 90/2 कितना हो जाएगा? साइन 45। और साइन 45 की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1/√2। तो लगा दो। इस केस में नंबर पूछा है, नंबर कितने डिग्री पे? 90 डिग्री, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 90 साइन 45 का पावर क्यों? तो 1/√2 टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। ये इक्वेशन 2।
अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो कितना हो जाएगा 1/12 बाई एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/4, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 112/4, ये 28 पर क्या हो जाएगा मिनट्स। वैसे अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री पर मिनट 90 डिग्री पे स्कैटर करेंगे पर मिनट, उनका नंबर कितना होगा 28। तो पहला कंपैरिजन रेशियो आ गया था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम, या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम पे। दूसरा जो कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियस आ गया था किसी भी अननोन मेटल का रेडियस निकालना। तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थीटा पे स्कैटर कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, उनके बीच में रेशियो। और चौथा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अब तक 2 बार क्वेश्चन में आ चुका है, 2012 जेई एडवांस के पैराग्राफ में था, क्लोजेस्ट अप्रोच जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। तो आइए रिजल्ट नंबर 4 पढ़ते हैं, फोर्थ अप्रोच, वो अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब क्या है समझो, कि अगर किसी गोल्ड फॉइल का एटम है, सब ध्यान से समझना, कि अगर किसी गोल्ड फॉइल के एटम पे तुम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करा देते हो, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन सा अल्फा पार्टिकल फेस कर रहा होगा, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन वो अल्फा पार्टिकल फेस कर रहा होगा जो न्यूक्लियस के स्ट्रेट जा रहा होगा, तभी तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन 180 है। तो सबसे आर मिनिमम डिस्टेंस किसके लिए वैलिड होगा, तो वो अल्फा पार्टिकल के लिए होगा जो न्यूक्लियस के स्ट्रेट जा रहा है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन 120। अब ध्यान से सोचना, तुमने अल्फा पार्टिकल को भेजा किसी भी वेलोसिटी से, तो जैसे जैसे वो क्लोजर आता जाएगा उसका रिपल्सन बढ़ेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो यू टर्न लेगा, नहीं अपने सेफ पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो रहा था ना, तो क्या न्यूक्लियस को कोलाइड करके वो यू टर्न लेगा, या कहां से यू टर्न लेगा, तो जिस पॉइंट से वो यू टर्न लेगा, वो पॉइंट और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो मिनिमम डिस्टेंस है। तो मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर मिनिमम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये उस अल्फा पार्टिकल का है जो न्यूक्लियस के स्टेट में ट्रेवल कर, पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी पे कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ आर मतलब वो डिस्टेंस आर मिनिमम है, तो आर मिनिमम बाई 2 पे उसका क्या होगा, 2 आर मिनिमम बाई 2 पे, मतलब इसके मल्टीपल डिस्टेंस पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेंगे। आइए हम एक पढ़ते हैं, बाकी इसको मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको। इतना समझ में आ रहा है ना, पक्का। एक लाइन लिखना इसमें, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दोज अल्फा पार्टिकल, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दोज अल्फा पार्टिकल which are traveling straight through nucleus, which are traveling straight through nucleus, which are traveling straight through nucleus, that is their angle of deviation is 180 degree, their angle of deviation is 180 degree, उस अल्फा पार्टिकल के लिए है जो सेम पाथ से डेविएट हो रहा है। तो एक देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, फिर 1 बाय 1 आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादातर यहाँ जो एटम होंगे वो कौन कौन से पूछ जाते हैं, तो कॉपर होंगे, सिल्वर होंगे और गोल्ड होते हैं। मैं बताता हूँ, कोई एटम है और इस एटम का बेटा ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना। तो अगर न्यूक्लियर का चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये Z इंटू ई के बराबर होगा, वेयर Z क्या है, तो Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर को। तो चार्ज किसके बराबर होगा, तो चार्ज होता है Z इंटू ई, जिसको क्या बोलते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, वेयर Z क्या है एटॉमिक नंबर। इतना समझ में। ज्यादातर यहाँ पे आपको एटम कौन कौन से मिलेंगे तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे Au, Ag, कॉपर। और आपसे पूछे इस एटम का आप चार्ज निकालो, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इसका मैं निकालू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो ये क्या है गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79, तो 79 इंटू ई होगा। अगर Ag की बात करूं तो Ag का देख लो, ये 47 इंटू ई होगा। कॉपर का देख लो, न्यूक्लियर का चार्ज, तो ये हो जाएगा 29 इंटू ई। ज्यादातर आपको मोस्टली यही एटम मिलेंगे।
तो किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए आप नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही तो होगा। बस यही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। किसी न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई प्रोटॉन का चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक अल्फा पार्टिकल है जिसको इस न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट करा रहे थे। तो ये अपना एक अल्फा पार्टिकल है। इनिशियली अल्फा पार्टिकल समझो बहुत डिस्टेंस पे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इस अल्फा पार्टिकल को अगर आप उस एटम पे बम्बार्डमेंट कराना जा रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ आपको क्या देना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लेता हूं। क्या लेता हूं, v ऑफ अल्फा पार्टिकल। और जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसके क्लोज में आएगा, ये एट इनफाइनाइट लेता हूं, एट इस पॉइंट को मैं लेता हूं, मैं बता देता हूं, इस पॉइंट को लेता हूं 0.1 ले लेता हूं 1, और इस पॉइंट को मैं लेता हूं 0.2। अब होगा क्या कि जब ये अल्फा पार्टिकल इसके तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में इसको ये फोर्स लगा करके रिपेल कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा समझो जहां पे इस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम 0। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलेंगे आर मिनिमम। इसी को क्या बोलेंगे, आर मिनिमम, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे लगाना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिजिक्स में वर्क ऑफ एनर्जी में काफी डिटेल से पढ़ा जाएगा, आप 9th से पढ़ के आओ। तो इस टाइम में अगर कोई अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो चार्ज के लिए मैंने कहा था कि उसका एक एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं पॉइंट ए पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, P ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट 1, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R, और ये R कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये R की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/∞ टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी 1 होगी, जो किसके बराबर होगा, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये किस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे। पोटेंशियल तो 0 हो गया, बिकॉज 1/∞ 0 होने पे 0 हो गया क्योंकि डिस्टेंस r। लेकिन जब ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं ले लेता हूं 0.3, तो इसको 2 ले लेता हूं, चलो, और इसको 3 ले लेता हूं। तो इस पॉइंट 3 पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ध्यान से देखो। लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट पॉइंट 2, तो ये हो जाएगा K Q1। तो Q1 किसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो इस अल्फा पार्टिकल का चलो चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज किसके बराबर होता है, 2 इंटू ई। तो K इंटू 2E इंटू इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Z इंटू ई। कंफ्यूज मत होना, ये 2E है इंटू जेड ही अपॉन R स्क्वायर, तो ये कौन सा होगा, R मिनिमम अपॉन R। अब एनर्जी बिफोर एनर्जी आफ्टर इक्वल होगा, एनर्जी बिफोर और एनर्जी आफ्टर क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से समझ, इतनी चीज तो आपको समझ में आए। एक बार फिर से देखें, इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और मास निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 AMU। तो 4 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये चार्ज है तो इसको आप ले सकते हो कितना, Q1, और इसके चार्ज Z इंटू ई को अपन ले लेते हैं Q2। तो अपन इसी कॉन्सेप्ट पे लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है लॉ ऑफ, बात करूं
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं तो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, इट विल ऑलवेज कंजर्व, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये कहता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम 1 पे है, यही टोटल एनर्जी सिस्टम क्या होगा 2 पे। टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल पोटेंशियल कितना था 0, और फाइनल काइनेटिक कितना था 0। पोटेंशियल 0 क्यों था, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, 1/इंफिनिटी 0 होता है। फाइनल काइनेटिक 0 क्यों है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो यू टर्न लेगा वहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, तभी तो वापस आएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k q1 q2 अपॉन, और r कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, इसमें पूछ क्या सकता है, कह रहा है अगर यहाँ पे पूछा है r पूछा है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया होगा, यही तो है। एक बार एटम ले लो तो Q2 क्या है, चार्ज ऑफ एटम, Q1 क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं लिख देता हूं, Q1 क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ एटम। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ एटम। इतना ध्यान से समझना, इतना तुम समझ रहे हो। तो ये तो पता है। एटम का चार्ज कैसे निकालोगे, तो उसका एटॉमिक नंबर इनटू ई, और कह दिया ज्यादातर केस में तुमको अगर गोल्ड है तो 79 ई होगा, एजी में 49 होगा, और कॉपर में कौन सा हो जाएगा 29 ई। तीनों एक ही ग्रुप के नोबल मेटल है। अब देखोगे तो पहले कॉपर होगा प्लूटोनियम, सिल्वर, गोल्ड, कौन आगे आया, हम लोग आगे याद करते हैं, कॉपर के सीरीज में ये होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो अब इसमें Q1 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होगा, 2 इंटू ई। तो इसका जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू ई के, और इसका जो चार्ज है वो Z इंटू ई के बराबर होगा। और आर मिनिमम पूछेगा, तो तुमसे अगर वेलोसिटी देगा तो आर मिनिमम पूछेगा, और अगर आर मिनिमम का इंफॉर्मेशन देगा तो क्या पूछेगा, वेलोसिटी। तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब समझो, कह रहा है अगर ये आर मिनिमम समझो आ गया, आर मिनिमम की वैल्यू है, तो कह रहा है कि ये अगर डिस्टेंस 2r इंटू मिनिमम है, 2r डिस्टेंस पे है, तो वेलोसिटी बताओ। तो वही तो पूछ सकता है। अगर वेलोसिटी दिया तो डिस्टेंस का पूछेगा, और डिस्टेंस दिया तो वेलोसिटी पूछेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में है ना। इनिशियल अल्फा पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस था, इनफाइनाइट एटम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पकड़ते हैं हम लोग, तो अगर काफी दूर है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि दो चार्ज में पोटेंशियल तभी लगेगा जब वो आगे आप 12th के फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, जहां पे आप चार्ज को पढ़ते हो। तो दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट तभी करेगा जब वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। समझो तुमसे तुम्हारी किसी से दोस्ती, फ्रेंडशिप हो या तुम्हारी लड़ाई हो जाए, ये तभी होगा ना कि दोनों एक क्लासरूम में होगा। कोई बच्चा A² क्लास में है और कोई बच्चा B² क्लासेस में है, तो क्या उन दोनों बीच में तुम्हारी फाइट नहीं हो सकती है। फाइट होने के लिए अट्रैक्शन होना जरूरी है, मतलब इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो दो, अगर हम लोग बोलते भी है कि दो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, कब, जब वो दोनों एक दूसरे के फील्ड में हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ओनली जिस वेलोसिटी से आप अल्फा पार्टिकल को फेंकोगे उस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, डिपेंड करेगी। आर यू गेटिंग। बाद वाले सिस्टम में वेलोसिटी 0 होने से काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर। जरूरी नहीं कि हमेशा 0 हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है 0 नहीं हो। अगर आपसे पूछे कि इस डिस्टेंस पे बताओ, तो दोनों होगा, यहाँ पे काइनेटिक भी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल भी। आप इसको आराम से लिख लो, और मैं इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन था, ए अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी, a alpha particle is projected from infinity with velocity of v naught towards the gold foil, towards the gold atom. Calculate towards the gold atom.
एक कोई अल्फा पार्टिकल है जो इन्फिनिटी से आप फेंक रहे हो गोल्ड एटम की तरफ, किस वेलोसिटी से? v नॉट से। कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस या नियरेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस जिसको उन्होंने r नॉट से रिप्रेजेंट किया, या क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस r नॉट पहला। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 2r नॉट, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 2r नॉट। तो ये r नॉट पे आकर के रुक जाना है ना, तो कह रहा है ये जब 2r नॉट पे ही डिस्टेंस पे है तब अल्फा पार्टिकल का क्या बताओ? वेलोसिटी बताओ। तीसरा कह रहा है स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इस केस में कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल को आप किस स्पीड से फेंकोगे, कि पहले केस में ये डिस्टेंस r नॉट पे रुक रहा था, ध्यान से देखो, इस केस में वो r नॉट बाई 2 पे रुके। कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट रीचेस द डिस्टेंस r नॉट बाई 2। तीन केस है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट रीचेस द डिस्टेंस ऑफ r नॉट बाई 2। आप वन बाय वन इस चीज को समझिए, मैं वन वन करके एक एक करके बताता हूँ। एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज Q1 किसके बराबर होगा? 2 इंटू ई के, और ये कोई गोल्ड एटम है जिसका जो चार्ज होगा ये होगा किसके बराबर? तो Z इंटू ई, जिसको 79 ही बोलेंगे, जिसको मैं Q2 ले लेता हूँ। कह रहा है इस अल्फा पार्टिकल को आपने v नॉट वेलोसिटी से फेंका। किस वेलोसिटी से फेंका? तो इस अल्फा पार्टिकल को आप फेंक रहे हो v नॉट से। तो पहला पार्ट कह रहा है कि आप मिनिमम डिस्टेंस बताओ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस में ले लेता हूं इस पॉइंट पे, इसको ले लेता हूं 0.2। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये अल्फा पार्टिकल कहीं इस डिस्टेंस, इस यहाँ पे आके रुक रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस है अपना, ये डिस्टेंस जो है दैट इज योर r नॉट। पहला पार्ट कह रहा है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है, इसको मैं लेता हूं 0.3 और इसको मैं ले लेता हूं 0.1। कह रहा है जब ये डिस्टेंस r नॉट है, तो ये डिस्टेंस कह रहा है जब 2r नॉट है, डिस्टेंस दे रखा है, ध्यान से देखो, तो कह रहा है इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ। मैं तो v3 ले लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है v नॉट से r नॉट बता दो। दूसरा में कह रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल 2r नॉट डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, तो वहां पे वेलोसिटी बताओ। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसको किस वेलोसिटी से फेंकोगे, मैं यहां बता दे रहा हूं, इसको किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालो कि ये पार्टिकल इस डिस्टेंस पे पहुंच जाए, r नॉट बाई 2 पे आ जाए। तीन अलग अलग क्वेश्चन का पार्ट है, तीनों लगाते हैं। सबसे पहला केस लगा लेते हैं, केस 1, मतलब केस 1, इनिशियल अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे इसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस पॉइंट पे ऐसे मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। तो केस 1 पे बात अगर करोगे तो इसका पोटेंशियल 0 होगा और इसका काइनेटिक 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। तो r मिनिमम कितना हो जाएगा? r नॉट। तो आपको चाहिए क्या? r नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां से आपको निकल जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस r नॉट इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो 2k, q1 के जगह डाल दो 2 इंटू ई, तो 2e मल्टीप्लाई q2 को डाल दो 79 इंटू ई अपॉन ये आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 z इंटू ई स्क्वायर
अपॉन ए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वी नॉट का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू। सिंपल है। क्या किया, ये टू कैंसिल हो गया, सॉरी ऊपर जेड नहीं आएगा, ये के आएगा। 2 2 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई 79, तो ये कितना आ जाएगा, ये 80 होता तो 320 होता, 79 इंटू 4 316 के ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वी नॉट का स्क्वायर। सारा वैल्यू पुट कर दोगे, यही आर नॉट की क्या है वैल्यू। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 कर लो, इसी इक्वेशन पे मैंने पुट कर दिया है। क्वेश्चन का अगर पार्ट 2 करोगे तो यहां पे मुझे टोटल एनर्जी 0.1 और टोटल एनर्जी 0.3 को कोरिलेट करना है। तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एट 3 प्लस यहां पे टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 3। अब 1 पे तो अभी भी एक ही एनर्जी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पे काइनेटिक भी होगा एंड पोटेंशियल भी होगा। क्यों काइनेटिक होगा, क्योंकि ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, और पोटेंशियल क्यों होगा, क्यों ना कुछ इसका डिस्टेंस होगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी v3 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो r2 r0 डिस्टेंस पे पहुंच रहा है, उस पॉइंट पे। आप ध्यान से देखना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी 2 r0 प्लस ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 r0। ये टोटल एनर्जी इनिशियल था और ये थर्ड पॉइंट पे था जहां पे r0 पे है। तो अगर ये r0 डिस्टेंस पे है, अगर ये r2 r0 डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, तो उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक भी होगी, जिसको मैंने v3 ले लिया। आप इस इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दोगे तो आपको ये v3 की वैल्यू निकल, समझ में आया। सारा वैल्यू आपको नोन होगा। आपको यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है 79 ई पर, इसी इक्वेशन में देखोगे ना तो देखो ना सब कुछ पता ही है आपको। वी नॉट की आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 mu 1.67 10 to minus 27 के पता ही है, के की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9, आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी बता ही चुका हूँ। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, सब पता ही। अब पार्ट 3 कह रहे हैं, कह रहा है कि किस वेलोसिटी से फेंकोगे कि ये 2 r0/2 डिस्टेंस पे आ जाए। तो r0/2 डिस्टेंस पे आने के लिए इसकी वापस से वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट को जो हम ले लेते हैं पार्ट 4, टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पॉइंट कितना 4 पे, तो 1 पे एनर्जी कितना है हाफ एम। अब v ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है, इधर क्या हो जाएगा, काइनेटिक जीरो ही होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस कितना r0 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो r0/2, और इससे सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। q1 की वैल्यू पता ही है, k मल्टीप्लाई 2 ऊपर, q1 कितना हो जाएगा, q1 अल्फा पार्टिकल का है तो 2 इंटू ई माइनस 79 इंटू ई अपॉन r। आप आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज रदरफोर्ड मॉडल हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। आपको समझ में आया होगा कि रदरफोर्ड के 4 रिजल्ट हम लोग देखे। कंपैरिजन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम रेडियस ऑफ एनी अननोन मेटल r इज इक्वल टू r0 क्यूब रूट ऑफ क्या एटॉमिक मास। दूसरा देखा हम लोगों ने कि क्लोजेस्ट अप्रोच दो एटम के बीच का हम लोग कैसे निकालते हैं, और कितना अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा, इनके बीच में रिलेशन। तो आई होप ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चंस पे बोला तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच, ये 2000 रिसेंटली 12 में, उसके बाद तो छोटे क्वेश्चन आए, ये कॉम्प्रिहेंशन में 12 मार्क के क्वेश्चन थे, ये जेईई एडवांस में। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग क्लासरूम के साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी, बोर एटॉमिक मॉडल। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप काफी मन से पढ़े, नोट्स प्रिपेयर कराएं। मार्केट में जितनी भी बुक है, आपका सबसे इंफॉर्मेटिव नोट्स आपका क्लासरूम नोट्स होगा, आप इसको काफी अच्छे से बनाएं, काफी मन से पढ़ें। एज यूजुअल लेक्चर कैसा लगा बाकी दिन की तरह आप बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।